वेलकम बैक टू यू ऑल। हम लोग टीपीए में हमने 2 दिन में मैं चाहता हूं कि सामान्यतः बच्चों को या आप लोगों को, बच्चे खैर आप भी हैं, बच्चों से मेरा मतलब आप लोगों से ही है। टीपीए थोड़ा टफ लगता है, इसीलिए मैं पूरा टाइम ले रहा हूं, 2-3 दिन 4 दिन, कि पहले हम एक बेसिक फंडा अपना बना लें, एक आधारभूत संकल्पना हमारे दिमाग में बन जाए। फिर उसके बाद हम लोग बेसिक बातों को लिखें, पहले उसका इन्फोर्समेंट लिखें और फिर एक एक टॉपिक करके हम लोग चलें। जैसे संपत्ति अंतरण की परिभाषा क्या है, उसकी आवश्यक तत्व क्या है, कौन सी ऐसी संपत्ति है जिसका अंतरण नहीं हो सकता है, धारा 10 क्या है, धारा 11 क्या है, अजात व्यक्ति को अंतरण कैसे किया जा सकता है, वो क्या होता है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम क्या है, संचयन के विरुद्ध नियम क्या है, उसके अपवाद क्या होते हैं, निहित हित समाश्रित हित क्या होता है, उसमें अंतर क्या होता है, निर्वाचन का सिद्धांत, भागिक पालन का सिद्धांत, इत्यादि 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 बातें। एक बेसिक फंडा जब हमारा क्लियर रहेगा तब हमको इस सारे संकल्पनाओं को समझने में बहुत आसानी होगी। तो कुल मिलाकर के 2 दिनों के इस डिस्कशन में हम लोगों ने ये तय किया कि अंतरण संपत्ति का होना है। संपत्ति चल या अचल हो सकती है। चल या अचल होने में उसके कई प्रकार हो सकते हैं। कल हमने देखा है, वो अधिकार हो सकता है, हित हो सकता है, संभावना हो सकती है, पद हो सकता है। लेकिन एग्जैक्टली क्या संपत्ति चल होगी और क्या अचल होगी हमको अभी मालूम नहीं चला, चूंकि हमने अभी उसको देखा नहीं। ये बात तो निश्चित तौर पर तय है, धारा 6 स्पष्ट रूप से कहती है कि सारी संपत्तियां या सभी संपत्तियां ट्रांसफरेबल नहीं होंगी। कुछ ऐसे वर्ग हैं संपत्तियों के जो नॉन ट्रांसफरेबल भी होते हैं। इसके अलावा वो अन्य विधियों के लिए भी स्कोप छोड़ती है कि अन्य विधियों में भी नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज का जिक्र हो सकता है। कल हमने यूपीजेडे देखा था, किराएदारी अधिनियम में भी ऐसी संभावनाएं रहती हैं, ऐसे नियम रहते हैं। अंतरण के कई प्रकार दिए गए हैं, हमने समझा था। अंतरण एक कार्य है जो पक्षकारों के द्वारा किया जाएगा। वो पक्षकार जीवित होंगे। अंतरण का जो प्रभाव है वो संपत्ति का जो इंटरेस्ट है उसको इमीडिएट ट्रांसफर कर देगा, इत्यादि इत्यादि बातें कल हमने देखा था। आज मैं चाहता हूं कि धारा 5 पढ़ें हम। जरा पढ़िए, आप ध्यान से जरा धारा 5 पढ़िए कि आखिर संपत्ति अंतरण होता क्या है। एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी। पढ़िए जरा। जो सेकंड पारा है जिसमें वो बताता है कि जीवित व्यक्तियों के अंतर्गत क्या क्या आएगा, वो नहीं पढ़ना। अभी सिर्फ धारा 5 का पहला पैराग्राफ पढ़ना है जो संपत्ति अंतरण के मुख्य परिभाषा को हमको बताता है। तो अगर हम संपत्ति के अंतरण की परिभाषा को पढ़कर उसके आवश्यक तत्वों को निकालना चाहें, उसके आवश्यक तत्वों को हम जानना चाहें, तो देखिए इस तरीके से हम कह सकते हैं संपत्ति का अंतरण एक कार्य है। ये कार्य
ये क्या, इस कार्य का परिणाम क्या होता है? कन्वे, संपत्ति का हस्तांतरण। कौन करता है? एक जीवित व्यक्ति के द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को और चौथा तत्व वर्तमान या भविष्य में। यानी अगर हम धारा 5 के अनुसार संपत्ति अंतरण को जानना चाहें तो कहता है कि संपत्ति का अंतरण एक कार्य है जिसके द्वारा संपत्ति कन्वे की जाती है, हस्तांतरण किया जाता है। हस्तांतरण एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया जाएगा। ये दोनों ही व्यक्ति जीवित व्यक्ति होंगे और जो ये हस्तांतरण है ये या तो वर्तमान में किया जा सकता है या ये भविष्य में किया जा सकता है। ये इतने तत्व हमको पता लगे। अब अगर हम कन्वे का मतलब जानना चाहें, एकदम सामान्य मीनिंग, या हस्तांतरण का मतलब जानना चाहें तो इसका सामान्य बिल्कुल बेसिक अर्थ होता है, कल किसी ने बताया था, एक हाथ से दूसरे हाथ जाना। यानी स्थान परिवर्तन आप कह सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि स्थान परिवर्तन का मतलब देखिए, जैसे ये कप है यहाँ पर रखा है, ये उठा के यहाँ रख दूं, ये भी स्थान परिवर्तन है। यहाँ वो स्थान परिवर्तन उसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ स्थान परिवर्तन। क्योंकि आपने देखा है एक जीवित व्यक्ति के द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर जो कार्य कोई भी पक्षकार कर रहा है उसमें कन्वे नहीं हुई प्रॉपर्टी, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ नहीं गई, यानी एक व्यक्ति के संबंध में दूसरे व्यक्ति से कनेक्शन में ये प्रॉपर्टी नहीं गई, तो वह संव्यवहार या वह कृत्य ट्रांसफर नहीं होगा। जरूरी है वो, एक बात। दूसरी बात, ये जो कन्वे होना चाहिए ये एक जीवित व्यक्ति के द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को होना चाहिए। देखिए, लिविंग पर्सन और लिविंग पर्सन, ये भी जरूरी है। ये जो दोनों व्यक्ति हैं, यानी एक जीवित व्यक्ति X और दूसरा जीवित व्यक्ति Y, ये दोनों ये हस्तांतरण कैसे करेंगे? एक कार्य के द्वारा। ये कार्य होगा, लेकिन ये कार्य होगा क्या, यानी क्या ये ऐसा क्या करेंगे जिससे कि कन्वे हो जाए प्रॉपर्टी या हस्तांतरित हो जाए, ये धारा 5 से नहीं पता लगता।
वो कार्य क्या होगा। एक चीज तो पता लग गई कि या तो वर्तमान में हो सकता है या भविष्य में, अर्थात मीन्स जैसे हम ये कह रहे हैं, इसी एक्सप्लेनेशन को ऐसे देखते हैं, x और ये y, ये कह रहा है परिभाषा कि ये भी जीवित होना चाहिए, ये भी जीवित होना चाहिए। व्यक्ति लिख दें, पर्सन, और अच्छा हो जाएगा, व्यक्ति पर्सन। ये दोनों क्या करें, एक कार्य करें, इस कार्य के द्वारा क्या हो, संपत्ति का हस्तांतरण हो। जब ये हो जाएगा, इतनी चीज हो जाएगी, तब ये जो कार्य है, ये जो कार्य हो रहा है, तब आप इस कार्य को अंतरण कह सकते हैं। धारा 5 ये कहती है। अब इसमें धारा 5 ये कह रही है, देखिए कि ये जो x है, ये अपने आप को भी कोई कार्य करके संपत्ति का हस्तांतरण कर सकता है। लिखा है देखिए, और टू हिमसेल्फ, यानी अपने आप को भी दे सकता है प्रॉपर्टी। अभी ये नहीं सोचेंगे कि कैसे, अभी ये सोचेंगे कि 5 ऐसा कह रही है तो ऐसा होता होगा। अब अगली बात लिखा है, टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। इसका मतलब है कि x जो है, ए, बी, सी, डी, ई कोई कार्य करे, जिसके द्वारा प्रॉपर्टी कन्वे हो, वो भी अंतरण होगा। अब ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, उल्टा कर देता हूं, ए, बी, सी, डी और ई ये मिल करके अपनी संपत्ति x को देना चाहते हैं, यानी ये कोई कार्य करना चाहते हैं, इस कार्य के द्वारा वो हस्तांतरण करना चाहते हैं संपत्ति का। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? आप इसको सोचिए, मैं आपके लिए इस परिभाषा को पढ़ रहा हूं। An act by which a living person conveys property in present or future to one or more other living persons or to himself and one or more other living persons and to transfer property is to perform such act. ध्यान रखना है, वर्ड यूज किया गया है ए लिविंग पर्सन। टू another या टू अदर लिविंग पर्सन्स या टू हिमसेल्फ। अब ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि यहां पर ए यूज किया गया है, तो
भाषा की जो ड्राफ्टिंग है वो ये कह रही है कि एक जीवित व्यक्ति या तो किसी अन्य को करे, या कई व्यक्तियों को करे, या अपने को करे। तो ये जो अदर लिविंग पर्सन्स हैं, ये इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। लेकिन बाद में कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशन किया कि ए लिविंग पर्सन में वन और मोर दोनों आएंगे। आपने सुना होगा, आप जानते होंगे, आपके परिवार में भी घटा होगा, ये एक जमीन है जिसके 4 मालिक हैं, ए बी सी डी। ये इस जमीन को एक्स को बेचना चाहते हैं, बेच सकते हैं। इसका उल्टा कर देते हैं, ये एक्स है, एक्स अपनी जमीन को इन चारों भाइयों को संयुक्त रूप से बेचना चाहता है, बेच सकता है। तो अगली बात हमको ये पता लगी कि बेचने वाला एक हो, खरीदने वाला एक हो, बेचने वाला कई हो, खरीदने वाला कई हो, बेचने वाला खुद को ही दे दे। इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक आपके समझ में आना चाहिए। एक बात और, वो बात ये है कि ये जो एक्स है, संविदा करने में सक्षम होना चाहिए, संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, या अगर स्वामी नहीं है तो अंतरण के लिए प्राधिकृत होना चाहिए। ये हमको धारा 7 बताती है। तो उसी क्रम में हमने ये व्याख्या भी देखा कि चूंकि धारा 7 सिर्फ अंतरण करने वाले की सक्षमता को बताती है, वाई की यानी जिसको संपत्ति दी जानी है या मिलनी है या अंतरित की जानी है, उसकी नहीं बताती है। तो इसका मतलब है ये संविदा में सक्षम नहीं भी हो सकता है। इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है विकृत को, मत व्यक्ति को या माइनर को संपत्ति का विक्रय किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। यहां तक सहमत हैं? यहां तक कोई आपत्ति तो नहीं है आप लोगों को? हमने जो निष्कर्ष निकाले हैं वो उन्हीं प्रावधानों को पढ़कर निकाले हैं जिन प्रावधानों को हमने रेफर किया है पिछले 2 दिनों के डिस्कशन में, ना उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। अब अगली बात देखिए, ये चित्र मैं यहीं बने रहने देता हूं। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो कार्य हो रहा है ये अंतरण हो रहा है, और जैसा कि हमने तय किया था कि विक्रय, बंधक, पट्टा, विनिमय, दान और अनुयोज्य दावे का जो अंतरण हो रहा है, इन सब में यही हो रहा है।
यानी चाहे हम विक्रय कहें, चाहे हम बंधक कहें, चाहे हम पट्टा कहें, चाहे दान कहें, चाहे कुछ भी कहें जो कि अंतरण यहाँ पर है, उस सब में यही हो रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करके अपने संपत्ति को हस्तांतरित कर रहा है। इससे सहमत हैं? इतनी इस बात से आप सब सहमत हैं या नहीं? इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि हमने धारा 5 पिछले 2 दिनों में जो पढ़ा है उस हिसाब से निकिता ने कहा है कि संविदा के लिए तो संविदा अधिनियम लागू होगा और तब वाई सक्षम कैसे नहीं हो सकता है। मैं निकिता से पूछना चाहूंगा कि क्या अंतरण संविदा के द्वारा हो रहा है? ये कैसे पता लगा? क्या कहेंगे? व्हाट विल यू से? अभी हम नहीं तय कर पाएंगे। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम नहीं तय कर सकते संविदा है, और अगर संविदा है तो ऐसा क्यों है, हम बाद में तय करेंगे। अभी हमको पढ़ के जो पता लगा, आप पढ़ सकती हैं, अंतरण के लिए सक्षम व्यक्ति, सक्षमता सिर्फ अंतरक की है, अंतरिति की नहीं है। ठीक है यहां तक? आप सबसे मैं बहुत ध्यान से लेकिन सुनिएगा, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा तब उत्तर दीजिएगा। इसीलिए मैं लिख दे रहा हूं प्रश्न। प्रश्न है, धारा 5 से 8 तक टीपीए के अनुसार जो अंतरिति है, यानी जिस वाई है, यानी जिसको संपत्ति दी जा रही है, वो संविदा में अक्षम भी हो सकता है या नहीं, ये प्रश्न है। क्या उत्तर होगा आपका? धारा 5 में अंतरण की परिभाषा है, धारा 6 में संपत्ति कौन सी अंतरित नहीं हो सकती ये दिया गया है, धारा 7 में सक्षमता दी गई है, धारा 8 में प्रभाव दिया गया है, धारा 9 मौखिक, धारा 10 से शर्त है। देखिए अक्षम हो सकता है,
एग्जाम्पल दे देता हूं। देखिए एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अजात व्यक्ति को अंतरण करते हैं आप। अजात व्यक्ति संविदा करने में सक्षम नहीं माना जाता। अंतरण तो हो रहा है, इसका मतलब मैं सही कह रहा हूं कि अंतरिति के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप मेरी ना मानिए, जीवित नहीं भी हो सकता है, तेरा बताएंगे। यानी अंतरण इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा ना पूछिएगा, समझाने के लिए बता रहा हूं। एक्स वाई को अपना मकान देता है। वाई के बाद कहता है कि ये मकान मेरे अजन्मे पुत्र को दिया जाएगा। हो सकता है, तेरा यही कहती है, तेरा यही कहती है, वो हम समझेंगे। ये बात मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई ताकि निकिता, मयूरी और कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न था कि संविदक द्वारा ही तो होता है, कैसे अक्षम होगा, उसको समझाने के लिए बताया। अगर धारा 5 से 8 तक में सक्षमता नहीं बताई गई है तो और कहीं नहीं बताई गई होगी। वो तो निकालेंगे, कंसेप्ट निकाल के बताएंगे, देखिए यहां बताया गया। अभी के लिए दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है यहां तक? अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं ध्यान से, कंफ्यूज क्यों हो गए सुंदरम? कंफ्यूज होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कंफ्यूज तो तब होते जबकि मैं कोई ऐसी बात बताता जो आपके बेयर एक्ट में ना होती। जब बेयर एक्ट धारा 7 कह रहा है कि जो ट्रांसफर करने में सक्षम हो उसी की सक्षमता है, तो मतलब जिसको दी जा रही संपत्ति उसकी सक्षमता नहीं है। इसमें कंफ्यूज क्यों हो गए? देखिए मैं इस चित्र के द्वारा मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि धारा 5 कहती है, पैरा 1 उसका, कि जो संपत्ति बेचेगा यानी जो हस्तांतरित करेगा वो भी जीवित होगा। जो हस्तांतरित नहीं करेगा यानी जिसको संपत्ति हस्तांतरित होगी वो भी जीवित होगा। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है कोई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ध्यान से, कि ये जो व्यक्ति है ये आजीवित व्यक्ति भी हो सकता है और ये जो व्यक्ति है ये भी आजीवित व्यक्ति हो सकता है, ये थ्योरी हमको धारा 5 पैरा 2 बताती है। क्या कहेंगे आप? व्हाट विल यू से?
व्हाट विल यू से? देखिए, सुंदरम कंफ्यूज होने का प्रश्न ही नहीं है। धारा 5 पैरा 2 ही कहती है जीवित नहीं भी हो सकता है। कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी, निगमित निकाय हो सकता है। बहुत माइन्यूट बात है ये। इसी पे प्रश्न बना दिया जाए ऑब्जेक्टिव तो दिक्कत हो सकती है। एक एक बात हम लिखेंगे लेकिन आपके दिमाग में छपनी चाहिए, एकदम ऐसे जानी चाहिए। आजीवित व्यक्ति से हमको मतलब है शुभम। ओंकार, मैंने जब धारा 13 का नाम ही नहीं लिया तो, या धारा 13 का अगर नाम लिया है तो सिर्फ किस लिए? सिर्फ ये देखने के लिए कि वहां पर जो जीवित व्यक्ति है संविदा करने में अक्षम है वो है। अब 13(2) से इसका कनेक्शन है या नहीं 13 पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए ये कंफर्म हो रहा है। हमारा कंक्लूजन जो कंफर्म हुआ वो ये हुआ कि यद्यपि जीवित व्यक्तियों के द्वारा ही होता है, लेकिन कई विधिक व्यक्तियों को भी जीवित व्यक्ति माना गया है। इसीलिए तो सुंदरम तुम राहुल आईएएस में आए हो। एकदम ध्यान से। अब ये ना सोचो पहले क्या हुआ, क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं। वो भी हमारे गुरु थे, वो भी सम्माननीय हैं, हमसे बड़े हैं, आदरणीय हैं। क्या हुआ क्या नहीं वो भूल जाओ। अब जो है सामने वो देखो। तो हम अब समस्या उत्पन्न ये हो गई कि 5 पैरा 1 कहता जीवित हो, 5 पैरा 2 कहता है कंपनी भी होगा। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, यथोचित निष्कर्ष क्या होगा कि यद्यपि जीवित व्यक्ति के बीच में ही किया गया कन्वेंस अंतरण होगा, लेकिन किसी परिस्थिति में अगर कंपनी भी, निगमित निकाय भी कन्वेंस करना चाहे कर सकता है। अगर ये धारा 5 पैरा 2 न लिखा होता, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां संपत्ति खरीदती हैं, बेचती हैं, वो खरीद ही बेच ना पाती, न पट्टे दे पाती, लोन नहीं ले पाती। रजिस्टर्ड सोसाइटी लोन लेती है, कंपनी लोन लेती है, फर्म लोन लेती है, वो ले ही नहीं पाती। क्यों नहीं ले पाती? क्योंकि धारा 5 पैरा 2 न लिखा होता। ठीक है यहां तक? अब अगली बात देखिए। अंतरण करने की सक्षमता नहीं अपर्णा, वो थ्योरी यहां नहीं लागू करेंगे। गीता, अब देखिए इंटरप्रिटेशन आप लोग गलत कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, ये जो चित्र आपने, ये आपके सामने है, ये हमसे क्या कह रहा है आपको मालूम है? यानी जो धारा 5 पैरा 2 कह रही हैं
क्या कह रही है मालूम है? ये कह रही है, देखिए मैं ऑरेंज से लिख रहा हूं, आजीवित व्यक्ति लेकिन विधिक परिस्थिति धारण करने वाला व्यक्ति भी जीवित माना जाएगा। इसका मतलब ये है, दिस प्रोविजन मीन्स द स्टेटमेंट आई रोट ऑन योर स्क्रीन। इसका मतलब सिर्फ ये है। अब तो खैर मैं नहीं लेता हूं मॉक, लेकिन पहले मैं इंस्टीट्यूट की तरफ से लिया करता था। तब जो लोग हीरो बनते थे, उनकी रैगिंग करने के लिए मैं ये प्रश्न पूछा करता था कि क्या कोई ऐसा प्रोविजन आपने कहीं लॉ में पढ़ा है जिसमें कोई इंटिटी, कोई निकाय जीवित ना हो लेकिन उसको जीवित माना गया हो? अब आप लोगों से भी मैं एक प्रश्न पूछता हूं, इसका उत्तर कल आप हमको दीजिएगा। अगर धारा 5 पैरा 2 के अनुसार हम कंपनी को जीवित व्यक्ति मान रहे हैं, तो क्या कंपनी का मर्डर किया जा सकता है? कल उत्तर देना है, आज नहीं। अगर धारा 5 के अंतर्गत हम कंपनी को जीवित व्यक्ति मान रहे हैं, तो क्या कंपनी का मर्डर किया जा सकता है? कल कारण के साथ उत्तर देना होगा। जिसके पास कारण ना हो वो उत्तर हां या नहीं में नहीं देगा, और आज नहीं देगा, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। अब जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये देखिए, अंतरण करने की सक्षमता धारा 7 में बताई गई है, और ये देखिए कितने प्रकार की है। संविदा की सक्षमता होना चाहिए। दूसरा, या तो संपत्ति का स्वामित्व उस व्यक्ति में हो, या वह अंतरण करने के लिए प्राधिकृत हो। तीसरा चीज देखिए, कितना चीज देखिए, आपसे राजस्थान में और एमपी में पूछा जाता है अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है, व्यक्ति सिर्फ संविदा में सक्षम लिख के चला आता है। मैं होता मैं तो 0 नंबर देता, लेकिन एग्जामिनर्स 1-2 नंबर दे देते हैं। देखिए, या तो पूरी संपत्ति का करे, या तो उसके किसी भाग का करे, ये भी सक्षमता है। अगला, या तो आत्यांतिक रूप से करे, या उसको सशर्त करे। उन परिस्थितियों में करे जैसा कि विधि द्वारा वर्णित है। उस विस्तार तक करे जैसा कि विधि द्वारा वर्णित है। और अंतिम, उस मैनर से करे, यानी उस तरीके से करे जैसा कि विधि द्वारा वर्णित है। इतना चीज इस सक्षमता में आती है।
फिर से अगेन आई रिपीट, उस संविदा में सक्षम होना चाहिए, माइनर ना हो, विकृचित ना हो, संविदा करने से निर्हरित ना किया गया हो। धारा 11 सपठित धारा 12 संविदा अधिनियम। संपत्ति का या तो स्वामी हो, और अगर स्वामी ना हो तो अंतरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। चाहे तो पूरी संपत्ति को विक्रय कर सकता हो अगर सक्षमता है, या उसके किसी भाग का कर सकता है। एक मकान में 4 फ्लोर हैं, 4 भाइयों का एक एक फ्लोर है, तो हर भाई सिर्फ अपने फ्लोर का भागता है, और चारों मिल जाएं तो पूरा मकान, चारों फ्लोर। या तो आत्यांतिक रूप से करे, आत्यांतिक का मतलब है बिना किसी शर्त के, या तो शर्त लगा दे। एक्स ने अपने पुत्र को मकान दिया, दान किया, और कहा जब तुम पीसीएस जे हो जाओगे तब ये मकान तुमको मिलेगा। सशर्त अंतरण है, दैट इज कंडीशनल ट्रांसफर। एक्स ने वाई से संविदा किया, अंतरण की, जिसमें शर्त लगा दिया कि तुम मेरी पुत्री से विवाह करोगे तो इस मकान का आधा हिस्सा तुमको भी मिल जाएगा। दैट इज कंडीशनल ट्रांसफर। उन परिस्थितियों में करे जो विधि द्वारा वर्णित की गई है। ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो सशर्त है, ये धारा, इसका उदाहरण धारा 10 से 30 तक है मुख्य रूप से, और यहां पर परिस्थितियां धारा 10 से लेकर के अंतिम सेक्शन तक हैं, 137 तक परिस्थिति बताया गया। जैसे अगर आपको अजात व्यक्ति को करना है तो आपको मीडिएट इंटरेस्ट देना होगा। अगर आपको संचयन करना है तो ये करना होगा, इत्यादि 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 बात। विस्तार तक सीलिंग कह सकते हैं। कई विधि के द्वारा संपत्ति के विस्तार पर सीमा लगा दी जाती है। यूपीजेडे में हमने पढ़ा 3.125 एकड़ से ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर देयर इज सीलिंग इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टीज फ्रॉम एनी लॉ, दैट विल अप्लाई। इसका मतलब मेरे पास 50 एकड़ है, लेकिन मैं विक्रय कितना कर पाऊंगा? 3.125 एकड़। उस विस्तार तक सक्षम हो। एक्सटेंट अगर विधि ने बता दिया है तो लागू होगा। तरीका, मैनर, देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन आता है। अगर कहा है कि रजिस्टर्ड होगा तो रजिस्ट्रेशन, राइटिंग अगर कहा है तो राइटिंग, अटेस्टेशन अगर कहा है अटेस्टेशन, साक्षियों के द्वारा। ये तरीका है। अगर कहा है तो वैसे ही करना होगा, अन्यथा वो सक्षमता नहीं मानी जाएगी। इतनी चीज है सक्षमता में। इफ आई रीड वर्बेटिम सेक्शन 7, every person competent to contract and entitled to transfer property or authorized to dispose is competent to transfer such property either wholly or in part, and either absolutely or conditionally, in the circumstances, to the extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the time being in force. एक्सटेंट के नीचे मैंने सीलिंग लिखा है।
सीलिंग, जमीन पर वो अधिकतम सीमा होती है, उस सीमा के बाद हम जमीन विक्रय न कर सकते हैं न खरीद सकते हैं। इतना नियम है, जो नियम अंतरण करने की सक्षमता को बताता है। कुछ पूछना है तो पूछिए। If any question or confusion, please ask. अगर इधर नया चार्ट बना देता हूं। अजात व्यक्ति को अंतरण अगर आपको करना होगा तो इसके लिए जो कंडीशन अप्लाई होगी वो कंडीशन ये है कि एक मध्यवर्ती हित आपको क्रिएट करना होगा और दूसरा उसे पूर्ण हित देना होगा। अब इसको ना पूछिएगा इसका मतलब क्या होता है, ये परिस्थिति है जो कि सेक्शन 13 के आधार पर बताती है। इसी क्रम में धारा 14 भी कनेक्टेड है जो कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम की परिस्थिति बताती है। इसी क्रम में धारा 17 संचयन के विरुद्ध नियम है जो ये परिस्थिति बताती है कि संपत्ति की आय को आप कब तक एक्युमुलेट कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग देखिए कि परिस्थिति के नीचे मैंने 10 से 137 लिखा है, कंडीशंस हैं। दान कैसे करेंगे, कैसे वापस लेंगे, किसको देंगे, इत्यादि इत्यादि। अच्छा, अब शर्त का भंग होने पर ट्रांसफर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमको अगले टॉपिक में पढ़ना है। आपके हैंडआउट में एक टॉपिक लिखा होगा निहित और अनिहित, धारा 26 और 29, वो मिला के पढ़ाऊंगा इसको, अभी इस पर ना सोचिए। अभी जो मैं आपको बताना चाहता था वो अगर मुझे मिल जाता है तो मैं देखता हूं, शायद पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने अभी भी लिखा था आपके, ये लिखा है, ये देखिए, ये है जो मैं आपसे पूछना चाहता था। मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये जो हस्तांतरण हो रहा है,
धारा 7 कहती है या तो ये कन्वे जो आप कर रहे हैं वर्तमान में हो, या तो ये भी हो सकता है कि ये भविष्य में हो। धारा 5 कह रही है। तो जब कन्वेयंस जो होता है, हस्तांतरण जो होता है, कन्वे जब होता है, अगर वो वर्तमान में हुआ तो इसको कहते हैं निहित हित का सृजन। और अगर भविष्य में हुआ तब इसे कहते हैं समाश्रित हित का सृजन। धारा 19, धारा 21, ये महत्वपूर्ण बात है। जब हम इस स्थानांतरण तुरंत करते हैं, तुरंत संपत्ति मिल जाए, तो वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट करना कहते हैं उसे। धारा 19 में दिया गया। लेकिन जब हम अंतरण तो आज करते हैं, लेकिन संपत्ति कब मिलेगी? भविष्य में। तब उसको हम कहते हैं समाश्रित हित का सृजन। और ऐसा ट्रांसफर धारा 5 के अनुसार मान्य है। हमारे पास अब टाइम कम है, लेकिन जितना भी टाइम है हम उसमें धारा 19 सिर्फ पहला पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ हैं उसमें, बीच में एक लाइन, उसके बाद स्पष्टीकरण, वो नहीं पढ़ना है, सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ना है। और 21 पढ़ लेना है, उसका अपवाद नहीं पढ़ना है, द सेकेंड वन। हमको सिर्फ क्या पढ़ना है? 19 में जो निहित हित है उसका मतलब यही है कि संपत्ति वर्तमान में अंतरित हो रही है। और 21 में जो समाश्रितता है, कंटिंजेंसी है, उसका मतलब ही यही है, आप संविदा अधिनियम जानते होंगे, पढ़ा होगा, कि जब वो घटना घटित होगी, पढ़ लीजिए, हालांकि पढ़ने पर आपको समझ में आएगा नहीं, वो समझाना पड़ेगा। कह रहा है फ्यूचर ट्रांसफर इसे नहीं कहेंगे गीता, इसे कहेंगे कंटिंजेंट इंटरेस्ट। ट्रांसफर तो अभी ही हो गया है, हस्तांतरण कब होगा, कन्वे कब होगा? भविष्य में। एक्स ने वाई को संपत्ति का दान दिया और कहा कि जब तुम पीसीएस जे हो जाओगे तब प्रॉपर्टी मिलेगी। दैट इज, समझाने के लिए बता रहा हूं, बाद में पलट सकता हूं। ऐसा घटना पर आधारित कर दिया जाए जो घट भी सकता है, नहीं भी घट सकता है। दैट इज कंटिंजेंसी, दैट इज कंटिंजेंट ट्रांसफर, दैट इज कंटिंजेंट इंटरेस्ट। ट्रांसफर फ्यूचर नहीं होता है, ट्रांसफर वर्तमान में ही होगा। लेकिन उस ट्रांसफर के द्वारा जो संपत्ति का कन्वे होता है,
वो भविष्य या वर्तमान में होता है। नेहा अभी और समझ में आएगा, अभी तो 19-21 बताया ही नहीं। अभी तो मैंने सिर्फ जो बताया है, जो स्क्रीन पर आपके सामने लिखा है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, बस इतना। ये है, मैंने कहा 10 रुपया में लोगे, आपने 10 रुपया दिया। निकता इसको सुनो, मैंने पहले कह दिया पढ़कर समझ में नहीं आएगा, तुमको ये बताने की मुझे क्या जरूरत थी? ये बताने की मुझे जरूरत नहीं, तो मुझे मालूम ही है। अगर समझ में आया होता तो अब तक ना आ जाता 20 साल में, वो नहीं आया, बताना पड़ेगा, बता रहा हूं वही। आपको मैंने कहा कि ये आप 10 रुपया दीजिए और ले लीजिए। आपने 10 रुपया मुझे दिया, मैंने आपको दे दिया 19। वर्तमान में ट्रांसफर, यानी जैसे मैंने आपसे ये करार किया कि हम आपको देंगे, तुरंत दे दिया आपको। अब मैंने आपसे ये कहा दूसरी कंडीशन, ये खरीदेंगे आप? आपने कहा हाँ खरीदेंगे, 10 रुपये में हम देंगे। मैंने कहा लेकिन ये आपको मिलेगी तब जब कल बारिश होगी। अब ये 21 है, ये कंटिंजेंसी के साथ है। अंतरण हो गया, अभी ही अंतरण के लिए जो कार्य करना था वो हमने कर दिया, लेकिन संपत्ति कब कन्वे होगी? जब जब वो आकस्मिकता पूरी होगी। अब प्रश्न उठा कि क्या ऐसा मान्य है, क्या ऐसा हो सकता है? इसीलिए देखिए, मैं आपके स्क्रीन पर लिख रहा हूं, बीच में देखिए, इसीलिए परिस्थितियों, धारा 7 में ये लिखा गया है कि आप उस परिस्थिति में करेंगे जैसा कि या तो इस विधि या तो किसी अन्य विधि द्वारा बताया गया होगा। तो ये विधि क्या बता रही है? अगर आप लोग चाहें, अंतरक अंतरिति चाहें, तो तुरंत कन्वे कर दें वर्तमान में, और अगर चाहें तो भविष्य में कन्वे करें। इसमें कोई रोक नहीं है, ना कोई समस्या है। एक अंतिम बात आपको कंफर्म कर देता हूं, ताकि अभी के लिए आपको रिलीफ, इमीडिएट रिलीफ मिल जाए। एकदम अंतिम लाइन 21 की पढ़िएगा, मैं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ करके ध्यान दीजिए। उस घटना का घटित होना असंभव हो जाने पर और ऐसा हित पहली दशा में घटित हो जाने पर निहित हो जाता है। यानी मैंने ये कहा कि पानी बरसेगा तब आपको ये इंटरेस्ट वेस्टेड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। पानी जैसे बरसा, वेस्टेड इंटरेस्ट निहित हो गया, आप में निहित हो गया। सिर्फ जो मैंने हित कन्वे करना था वो आपको कन्वे नहीं किया, उसको मैंने कंटिंजेंसी पर आधारित कर दिया। धारा 21 कहती है कि जैसे ही वो आकस्मिकता पूरी होगी, हित निहित हो जाएगा। समाश्रित संविदा के सारे नियम लागू होते हैं 21 के संबंध में।